स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिसका कि पार्ट फर्स्ट अपडेट हो चुका है और अपलोड हो चुका है और ये पार्ट सेकेंड होने वाला है। देखिए, प्लीज़ आप इसको मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसके बाद 13 से 14 साल का आप स्टेट पीसीएस का या संघ लोक सेवा आयोग का जो पेपर सॉल्व करेंगे तो आई होप सो कि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हैं। सो इस आर्टिकल को प्लीज़ मिस नहीं करना है। कुछ इस साल ट्रेंडिंग आर्टिकल रहे हैं, उसको भी यहाँ पे कवर किया गया है। जो प्रीवियस ईयर पूछे जा रहे हैं उनको भी यहाँ पर कवर किया गया है। सो आई होप सो कि आप इसको स्किप नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आर्टिकल 1 जो है क्लियर, यह संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में है। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात करता है। हालांकि आज तो बहुत संशोधन किए जा चुके हैं, सो उसको भी देखेंगे। फिलहाल 5 को याद रखिए कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। समता और समानता में क्या अंतर होता है ये हम कल बात कर चुके हैं, इसलिए उस समय को बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पर लेते हैं। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद को रोक लगाता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता की बात करता है। देखिए, यहाँ पे समानता की बात की जा रही है, यहाँ पर समता की बात की जा रही थी। हालांकि समानता और समता को हमने कल क्लियर किया है। सो प्लीज़ कल का वीडियो आप देखिए। प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद चैनल के प्ले स्टोर पे प्लेलिस्ट में जाएंगे। सो प्लेलिस्ट में आपको पॉलिटी का सेगमेंट मिलेगा। सो उसमें सारे वीडियो पॉलिटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल जो 17 है अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। जो ऊंच नीच होता है, छुआछूत की बातें होता है, उसके अंत की बात करता है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। जैसे जो महाराजा महारानी जो ऐसे पहले उपाधियां होती थी ना, उन उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 21 ए या 21 का 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य और का अधिकार देता है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम पर प्रतिषेध की बात करता है। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध की बात करता है। आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की प्रावधान करता है संविधान में। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। ये इस साल ट्रेंड में रहा है, सो आई होप कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए आर्टिकल 32 के लिए। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व की बात करता है। आर्टिकल 39 ए या 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की बात करता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है, ये हमने कल भी देखा था। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने की अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 43 ख सहकारी समितियों के संवर्धन की बात करता है। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है, इंडियन सिविल कोड। अभी अगर बात करें तो भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनियन सिविल कोड यूसीसी लागू है। आज़ादी के समय से ही, जब भारत के क्षेत्र में गोवा को मिलाया गया 1964 में, तभी से वहाँ पर यूनियन सिविल कोड है, ठीक है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा
के प्रावधान की बात करता है। जो अनुच्छेद 48A है या क है, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, हमने कल भी देखा था, इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। आर्टिकल 51 क या 51A यानी 51A क्लॉज ए मूल कर्तव्य की बात करता है। सो फंडामेंटल ड्यूटी आपको याद रखना है, आर्टिकल 51A। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान करता है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कौन सा, जो एकल संक्रमणीय पद्धति से जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 57 पुनर्विचार के लिए पात्रता की बात करता है राष्ट्रपति के उपलक्ष्य में। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात करता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग इम्पीचमेंट की बात करता है। मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो 52 और 66 आपको याद रखना है। आर्टिकल 17 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन की बात करता है। आर्टिकल 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुगणक की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। जो पर्डन पावर है ना राष्ट्रपति की, वहाँ पर 72 में है, तो इसको भी याद रखेंगे, मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात करता है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो कर्तव्य है गठन किया जाता है, इसकी बात करता है। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति हैं वो सहायता और सलाह उनका कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद करता है, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, पीएम होता है। सो आई होप आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये 75(1) भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 भारत का न्यायवादी का प्रावधान करता है। आर्टिकल 79 संसद के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना की बात है। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना की बात करते, बोथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल 83 क्लॉज 1 राज्यसभा के स्थायी सदन की बात करता है। आर्टिकल 84 सदन की सदस्यता के लिए अर्हता की बात करता है, ठीक है। सो ये भी आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। अभी आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के एक उच्च नेता हैं जिसपे कि अभी उनकी सदस्यता निरस्त की गई है, ठीक है, मानहानि का दावा करके। सो आई होप कि ये भी ट्रेंड में रहेगा, आपको ये भी याद रखना है। आर्टिकल 85 संसद के सत्र शतावसान और विघटन की बात की गई है, ये भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर यह सुनते हैं कि जो संसद का सत्र है वो सत्रावसान किया गया है, विघटन किया गया है। आर्टिकल 100 क्लॉज 1 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णय मत का प्रयोग पक्ष और विपक्ष के मत बराबर टाई होने पर किया जाता है। सो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है। आर्टिकल 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। सो धन विधेयक की बात किसमें की गई है, तो आर्टिकल 110 में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। आर्टिकल 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध का प्रावधान करता है। आर्टिकल 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना की बात कही गई है। कहाँ, आर्टिकल 122 में। आर्टिकल 123 संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 139 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होगा, ये भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 124, आर्टिकल 129 ये आप याद रखना कि जो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। आर्टिकल 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति, आर्टिकल 137 है, ठीक है। 124, 129 और 137 आपको याद रखना है। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये भी ट्रेंड में रहता है। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की बात करता है। आर्टिकल 155 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रपति को भी पार्डन पावर होता है, क्षमा याचना की शक्ति होती है, ठीक है। तो याद रखना इसको भी, ये भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ मामलों में जैसे मृत्यु दंड होता है, उसके लिए राष्ट्रपति जो राज्यपाल हैं इनको पावर नहीं होती है, अदरवाइज़ हर मामले में इनको बराबर का मामला होता है। और जो सैन्य न्यायालय के द्वारा पनिशमेंट दिया गया होता है उसमें भी राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते। सो इन दो बोथ डिफरेंस को आपको याद रखना है। आर्टिकल 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुगणक की राज्यपाल की शक्ति, ठीक है। सो जो राज्यपाल को पावर है क्षमा याचना देने की, वो आर्टिकल 161 में है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। अगर राष्ट्रपति की देखें हम, ठीक है, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो क्लियर। सो जो भारत का राष्ट्रपति है ना, वो आर्टिकल, जस्ट वेट, भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52, और जो क्षमा याचना की पावर दी गई है राष्ट्रपति को आर्टिकल 72। राज्यपाल के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो भारत के जो राज्यपाल की जो नियुक्ति की बातें होती हैं वो आर्टिकल 155 में यानी 155 में, और क्षमा याचना की इनकी जो पावर दी गई है 161 में, ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ पैरा करके भी याद रख लेना, ठीक है। एक साइड प्रेसिडेंट हो जाए, प्रेसिडेंट एक साइड जो है वह राज्यपाल, ठीक है। तो इनका जो प्रेसिडेंट है भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 और क्षमा याचना आर्टिकल 72, ऐसे कर लेना। और जो राज्यपाल हैं, जो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155, ठीक, और क्षमा याचना की जो इनको पावर दी गई है 161। और किन किन परिस्थितियों में राज्यपाल क्षमा याचना की शक्ति इनको नहीं होती है। सो जो सैन्य न्यायालय के द्वारा जो पनिशमेंट दिया गया होता है और मृत्यु दंड के लिए, ठीक है। तो ये बोथ में याद रखेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहता है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 164 क्लॉज 1 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आर्टिकल 164 याद रखना आपको, ठीक है। 164 क्लॉज 1 ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन की बात करता है। आर्टिकल 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने, विधानसभा के विघटन करने का अधिकार। आर्टिकल 174। आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। आर्टिकल 200। आर्टिकल 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। आर्टिकल 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। वहाँ पर 124 था, यहाँ पर 214 है सुप्रीम कोर्ट के मामले में, ठीक है। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय के कुछ रिटें
निकालने की शक्ति। आर्टिकल 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक से अधिक न्यायालय की स्थापना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। आर्टिकल 233 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। क्लियर। आर्टिकल 239 ए या क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा। आर्टिकल 243 बी न्याय पंचायतों का गठन। आर्टिकल 243 सी पंचायतों की संरचना। आर्टिकल 243 डी न्याय पंचायतों के स्थानों का आरक्षण। सो आई होप ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। ठीक है, 243 क से लेकर के ठीक 243 ट तक पंचायतों के लिए निर्वाचन। सो आई होप याद रखना। और जो पंचायती राज है ना, उसमें जो विषय हैं, ठीक है, जो उनके अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं उनकी संख्या 28 है। ठीक है, और जो म्यूनसिपल पार्टीज़ हैं उनमें उनकी संख्या जो है वह 18 है। ठीक है, तो आई होप सो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, सो जो पंचायती राज है, म्यूनसिपल पार्टीज़ और पंचायती, आप इसको प्लीज़ देख लेना, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको माइंड रखना। आर्टिकल 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। आर्टिकल 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान। आर्टिकल 267 भारत की आकस्मिक निधि। आर्टिकल 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशंस की बात की गई है। आर्टिकल 300 विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 300 या 300 का क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है। आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण। आर्टिकल 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब निष्प्रभावी हो चुका है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 331 है। ठीक है, ये आंग्ल भारतीय का बात करता है विधानसभाओं में, लोकसभाओं में। ठीक है, अब इसको किससे फिनिश कर दिया गया है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट है 104, इससे अब जो आंग्ल भारतीय है, एंग्लो इंडियन, अब उसको फिनिश कर दिया गया है। ठीक है, 2019। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है, तो जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, विधानसभा के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो आर्टिकल 333, ठीक है,
और अगर लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आर्टिकल 331, इसको याद रखना है। लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 331 और राज्य के परिप्रेक्ष्य में 333। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। आर्टिकल 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की बात करता है। आर्टिकल 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ओबीसी की बात करता है। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। ठीक है, सो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। आर्टिकल 344 344 राजभाषा आयोग की बात करता है। आर्टिकल 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। आर्टिकल 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति की बात करता है। आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में बंद करता है इमरजेंसी लगाने का। ठीक है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात घोषित करने का प्रावधान। आर्टिकल 368 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। और आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि देखिए जो पंचायती राज है ना, ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 1900 जस्ट वेट, ठीक है, 1993 में, ठीक है, 73 और 74 संशोधन के द्वारा, ठीक है, आपका पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का व्यवस्था किया गया था। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे कि जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ वो 1993 के 73वें संशोधन से पंचायती राज, ठीक है, जिसमें ग्राम सभा पंचायतों का गठन की बात करता है, और 74 अमेंडमेंट से म्यूनसिपल पार्टीज़ की बात करता है। तो आई होप सो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। और जो पंचायती राज है उसमें टोटल 28 विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, और म्यूनसिपल पार्टीज़ वाले में 18 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। सो आई होप सो एवरीबॉडी कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। इतना आर्टिकल करने के बाद आप फिर नेट से या मार्केट से पेपर उठाकर देखो। आई होप सो कि पॉलिटी के आर्टिकल से जुड़े क्वेश्चंस आप मिस नहीं करोगे। पक्का है कि यहाँ से आप कवर कर लोगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ तब भी कमेंट करना, उसमें सुधार की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।